साथियों, इस दिव्यांगम चैनल की एक हमेशा से कोशिश रही है कि हम समाज के जो दिव्यांग जन हैं, अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो उनकी तरक्की को एक प्रेरणा के रूप में आपके सामने रखें, और अगर वो किसी तरह से परेशान हैं तो उनकी परेशानी को भी आपके सामने रखें, ताकि प्रशासन, प्रदेश का और देश का शासन उनकी समस्या को समझे और नियम कानून के हिसाब से उनकी समस्या का निदान करें। इसी क्रम में आज हम आपसे सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक के एक गांव की एक रेखा देवी नाम की एक दिव्यांग महिला से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इस दिव्यांग महिला को उसके गांव के, उसके पड़ोसी कह सकते हैं, उनके ख़ानदानी लोग कह सकते हैं, उन लोगों ने ज़मीनी विवाद को लेकर के उसके साथ मारपीट की। जैसा कि रेखा जी का कहना है कि उन्होंने कई जगह प्रयास किए लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। तो आइए देखते हैं रेखा जी की जुबानी उनकी कहानी क्या है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? जगदीशपुर। रेखा से कहाँ रहती हो? कौन ब्लॉक? सकरन। क्या % विकलांग हो? 4%। तुम्हारे साथ हुआ क्या? सर, हमारे साथ यही हुआ कि मतलब एक दीवार है घर के पीछे, तो वो जबरन उठा रहे थे। जो हमारी सास के नाम बैनामा है, तो हमने मिट्टी उठाने को मना किया, और उन लोगों ने खींच लिया हमें, तो खींच कर मारने लगे। जब मैं छोड़ किया था तो गांव के मतलब लेके आ गए, सब छुड़ाने लगे। और फिर मैं पुलिस चौकी पर गई, तो 6-7 दिन वो मतलब बैठाले रहे, आ जाओ कल आओ फैसला हो जाएगा। फिर 151 केस लगाकर दोनों पक्ष और जब जेल भेज दिया जमानत करवाने को। तो हमने जमानत तो करवा ली, लेकिन जब मारे हम गए और हमारा आदमी घर नहीं था, तो आदमी पर क्यों 151 केस लगे? इसकी सबूत, इसका गवाह हमारे पास है। अच्छा, आदमी भी 151 में गया अंदर? हाँ, आदमी और जेठ। और तुम भी गई? मतलब हम पर नहीं लगाया, आदमी पर लगा और जेठ पर लगा। अच्छा, तो इस 151 में कितने पैसे लगे छुड़ाने में? 1200 रुपये लगे। जब आपके साथ इतनी मारपीट हुई, इतना आपको परेशान किया गया, तो पुलिस वालों के पास आप गई, उनसे सहायता मांगी? हमने पुलिस वालों के पास गई और सहायता भी मांगी, लेकिन पुलिस वाले आए नहीं। तसल्ली दिला दी कि चलो हम आ रहे हैं। तो हम शाम तक रास्ता देखा, कल सुबह बुलाया, फिर कल सुबह के परसों सुबह बुलाया, यही करते रहे। और उनसे एक बार भी मतलब नहीं कहा कि हाँ हम आए हैं, कोई पूछताछ करेंगे, कुछ नहीं किया। सिर्फ बुलाते रहे। 6-7 दिन के बाद 151 केस लगा दिया, बस हो गया। मतलब आपके साथ मारपीट हुई और उल्टा आपको ही 151 केस में अंदर कर दिया गया। हमारे पति को, हमारे जेठ को भी थे नहीं घर पर। मौका वारदात पे आपके पति थे भी नहीं? नहीं, पति हमारे नहीं। अगर ये जो प्रार्थना पत्र आपने हमको भी दिखाए हैं कि एक आपने 21 तारीख को दिया, एक आपने उसके बाद दोबारा दिया, तो ये जो प्रार्थना पत्र हैं ये किसी भी पुलिस वाले ने रिसीव नहीं करे आपसे लिए नहीं? लिए तो थे। हाँ, लेकिन घर वापस कर दिए कि मैं मतलब कार्रवाई करूँगा, और वो कार्रवाई करते करते इसमें अपडेट बना दिया। फिर मैं एसपी साहब के पास गई, वहाँ भी एसपी साहब कहने लगे कि मेडिकल रिपोर्ट को कहीं टांग कटी है या कहीं हाथ कटा है, तो डॉक्टर लिखेगा तो मानूंगा। तो 15-20 दिन के बाद वहाँ मेडिकल का ड्यूटी बना था, वो हमें सब लगी। अगर तो मतलब वो लोग ऐसे नहीं मारेंगे। आपके कहने के मुताबिक अगर आपकी बात को माना जाए तो
योगी सरकार में आपको पुलिस प्रशासन से कोई राहत भी नहीं मिली और समाज ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। देखिए, आज आप दिव्यांगम चैनल के लिए आपने अपनी आप ड्यूटी निभाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2-4 दिनों के अंदर हम राहत देने में सफल होंगे। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने रेखा जी की क्या समस्या थी। रेखा जी ने अपनी समस्या को स्पष्ट कर दिया है आपके सामने। आपके माध्यम से वो सरकार को, शासन को, पुलिस प्रशासन को ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि उनके साथ ये केवल एक अन्याय नहीं है, ये शासन के साथ, कानून व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से मामला कायम होता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि रेखा देवी के साथ अगर किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है तो वो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का खुला उल्लंघन है। इस अधिनियम को लागू करने की एक ये वजह है कि ये देखिए, ये दिव्यांग महिला का एक विकलांग प्रमाण पत्र है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये 50% ऑर्थोपेडिक विकलांग व्यक्ति महिला हैं, यानी कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। आपने उनसे बातचीत देखी, सुनी और समझी। ये भी गौर किया होगा कि शायद वो बैसाखी लगाए बैठी हैं। इस घटनाक्रम की उन्होंने पहली तस्दीक 19 जून को, ये देखिए तारीख भी पड़ी है नीचे, 19 जून को उन्होंने संबंधित थाने पे अर्जी दी, जिस पर उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि जब उनके ऊपर ज़बरदस्ती धारा 151 लगा दी गई, मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, जिसके साथ मारपीट की जा रही है, उसी को धारा 151 के अंतर्गत बंद करके सुलह के लिए बाध्य किया गया। हैरत की बात यह है कि मौकाए वारदात पर इस रेखा देवी नाम की विकलांग महिला का पति मौजूद नहीं था, क्योंकि वो रेखा देवी आंगनबाड़ी के किसी समूह से जुड़ी हुई हैं और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उनके पतिदेव आंगनबाड़ी के किसी काम से गए हुए थे, वो मौकाए वारदात में मौजूद नहीं थे। और इस बात की तस्दीक करता ये आंगनबाड़ी समूह का जो एक ये पत्र आया है, इसमें आंगनबाड़ी महिला ने इस बात की मोहर लगा करके तस्दीक की है कि मौकाए वारदात पर उनके रेखा देवी के पति महादेव आंगनबाड़ी के काम से उन लोगों के साथ थे। इसके बाद उन्होंने एक दरख्वास्त सीतापुर के पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दी है, जिस पर अभी तक कोई स्पष्ट कार्यवाही नहीं हुई है। इसकी ये तस्दीक, ये एक देखिए आपके सामने एक प्रार्थना पत्र है कि उन्होंने एसपी साहब को 21 जून को दिया है। प्रशासन का कहना है कि अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो कहीं अगर आपकी हड्डी टूटी है, कहीं कटा है, कहीं छिला है, तो वो घाव दिखाइए। एक महिला को बाल पकड़ के मारा गया, गर्भवती महिला को मारा गया, एक साथ दो जानों के साथ खिलवाड़ किया गया और दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का खुला उल्लंघन किया गया। इस बात का दिली दुख दिव्यांगम चैनल के माध्यम से मैं सीतापुर जनपद का जिला अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट के लिए प्रवीण सिन्हा तहे दिल से दुख प्रकट करता हूँ। मुझे खेद है कि आज नीरज जी की वो कविताएं बहुत सही और साकार हो रही हैं कि पालकी जब लूट ले दुल्हन की कहारी, आज हालत है यही हिंदुस्तान की। साथियों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो इसी विषय पर आधारित है। जी हाँ, आप लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को देखा, समझा और कोई भी निर्णय लेने से पहले ये आपको स्पष्ट करना होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन का रोल क्या सही है। जो कुछ आप अपनी राय व्यक्त करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में इस पर स्पष्ट रूप से लिखें। साथियों, अगर पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे पर
अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की तो ये पुलिस प्रशासन के लिए एक तरह से अनुशासनहीनता का काम होगा। और आज का हमारा कार्यक्रम इसी बात पर आधारित है कि हमको अपने जीवन में संयमित रहना चाहिए। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं और अपने बच्चों को सिखाते आ रहे हैं कि हम लोगों को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। अंग्रेजी में बच्चों को एक इडियम सिखाया जाता है, एक पोएम की 4 लाइनें सिखाई जाती हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम लोग बचपने से बच्चों को सिखाते हैं कि प्रातः के समय, सुबह के समय आप जल्दी उठिए और रात को खाना खा के जल्दी सो जाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जहाँ से हमारे अनुशासन की शुरुआत होती है। जी हाँ, इसके बाद हमारे रिश्ते जैसे जैसे बढ़ते हैं, हम लोगों को अनुशासन में रह के अपने भाई बहनों की, छोटे भाई बहनों की, बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर समाज में 2 पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, जैसा कि ये उपयुक्त घटनाक्रम में रेखा देवी के साथ हुआ कि परिवार के ही लोग हैं और समाज के लोग हैं, अगर ये लोग अनुशासन से नहीं रह रहे, एक दूसरे के तकलीफ को नहीं समझ रहे, एक दूसरे के कष्ट को नहीं समझ रहे, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बेकार होता है। जिसकी लाइफ में कोई अनुशासन ना हो, जब मन चाहा सो लिए, जब मन चाहा उठ गए, जब मन चाहा खाना खा लिया, जब मन चाहा कोई रोजगार करने लगे। अब जरा सोचिए, अगर हम रोजगार कर रहे हैं, अधिकांश लोग रोजगार कर रहे हैं, तो जो लोग रोजगार कर रहे हैं, अगर वो अनुशासनात्मक ढंग से सुबह एक निर्धारित समय पर अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे, अपनी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तो क्या वो शाम को जीविकोपार्जन भर के लिए धनार्जन कर पाएंगे? जरा सोचिए कि कोई भी ग्राहक, कोई भी व्यक्ति, ग्राहक शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीविकोपार्जन से संबंधित वस्तुओं का निर्धारित और प्रचुर मात्रा में संकलन नहीं कर पा रहा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम नियमित रूप से नहीं कर पा रहा, तो क्या ऐसे व्यक्ति का जीविकोपार्जन, क्या जीवन क्या सही है? मेरी समझ से अनुचित है, गलत है। देखिए, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी एक अनुशासन का पालन किया। जब वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए तो उन्होंने वहाँ एक अनुशासित शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण करी। इसके पश्चात वो अपने पिताजी के, राजा दशरथ के आदेश का पालन करने के लिए एक अनुशासित पुत्र के रूप में उन्होंने अपने एक जीवन यात्रा शुरू करी। इसी तरह से किसी भी महापुरुष को ले लीजिए, महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हुए, उनके बारे में एक कहानी बहुत लोकप्रिय है, प्रचलित है। मैं एक छोटा सा प्रसंग उसका आपको सुना रहा हूँ कि महात्मा गांधी एक बार दिल्ली में बैठे देश की आज़ादी पे चर्चा कर रहे थे। उसी समय उनके पास एक विधवा महिला और उसका 10 साल का एक पुत्र आया। बोला, बापू हम पटना से आए हैं और मेरा बेटा बहुत शैतान है, ये गुड़ बहुत खाता है, और कह रहा है बापू अगर कह देंगे तो मैं गुड़ छोड़ दूंगा। तो बापू आप इसको समझाइए। बापू ने कहा 1 महीने बाद आना, तब बात करेंगे। 1 महीने बाद जब वो माँ और पुत्र फिर से बापू के सामने पेश हुए तो बापू ने उस बच्चे से कहा, बेटा देखो तुम बहुत अच्छे हो, गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से दांतों को नुकसान होता है। इतना कहने के बाद उन्होंने इशारा किया, बच्चा चला गया।
तो माँ ने बड़ा हतप्रत होकर पूछा, बापू ये बात तो आप 1 महीना पहले भी कह सकते थे, आपने हमको बेकार में ही पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना की दौड़ कराई। तो बोले, बेटी 1 महीने पहले मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, मेरी बात का उतना असर इस बच्चे पर नहीं होता। पहले मैंने अपने आप को संयमित किया, उसके बाद मैंने अपनी बात को जोरदार ढंग से, प्रभावी ढंग से मैं बच्चे को समझा सका। तो अनुशासन की एक ये प्रक्रिया होती है। एक बार इसी अनुशासन के चलते स्वामी विवेकानंद, जो बहुत ही गरीब परिवार के थे, कितने विद्वान थे ये किसी से कहने की जरूरत नहीं, एक बार सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट, तो सड़क के किनारे बल्ब लगे होते हैं, तो रॉड और पता नहीं कौन कौन प्रकार की लाइटें चल गई हैं, बल्ब की रोशनी में स्ट्रीट लाइट की वो पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके पास आया, बोला, भाई अभी इधर से एक बारात गुजरी है, क्या तुम बता सकते हो बारात किधर गई है? बोले, नहीं साहब, मैं पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने इतने संयमित ढंग से पढ़ाई करी कि बारात का वो बैंड बाजे का शोर भी सुन पाने में अपने आप को असमर्थ समझ पाए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई बारात गुजर रही है या क्या हो रहा है। ये कुछ छोटे से उदाहरण हैं जिनसे हमारी लाइफ, हमारा जीवन स्तर संयमित और अनुशासित हो सकता है। और जब हमारा जीवन अनुशासित होगा, हमको पता है कि हमको सुबह 6 बजे उठना है, जो लोग योगा करते हैं योगा करें, जो लोग अपनी दैनिक क्रियाओं से फ्री होना चाहें फ्री हो लें। उन्होंने अपना एक नियम बना रखा है कि हम 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, वहाँ से लौट के आना है, फिर 2 बजे करीब बच्चे घर आएंगे, या पेरेंट्स उनके 5 बजे ऑफिस करके आएंगे। तो एक अगर लाइफस्टाइल ना सेट हो तो ये सोचिए कि क्या सरकारी नौकरी वाला अगर सोच ले, अरे आज ऑफिस नहीं जाएंगे, तो कई दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, 1, 2 दिन, 4 दिन, फिर आखिरी में एक स्पष्टीकरण और फिर आपकी विभाग से छुट्टी। इसी तरह से हम अगर धार्मिक दृष्टिकोण पर देखें, चाहे हम उसको ईश्वर कहें, खुदा कहें, वाहिगुरु कहें, अगर हम नियमित रूप से अपने धार्मिक स्थल पर नहीं जा रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे, मस्जिद नहीं जा रहे, तो खुदा हमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। वो हमारी एकाग्रता और नियमित हमारी लगन दोनों चीज़ों को देखता है। अगर हम सोच लें कि हम साहब पहले खाना खा लेंगे, मन करेगा तब नहाएंगे, उसके बाद अगर मूड करा तो मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, तो ऐसे ही धार्मिक क्रियाएं आपके लिए व्यर्थ हैं। कुल मिला के कहने का मतलब एक सीधा सा ये है कि हमको अपने जीवन में संयमित और एक अनुशासित जीवन जीना चाहिए। खासकर उन दिव्यांगजनों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है जो किसी दूसरे के सहारे, बहुत से दिव्यांगजन, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि मुझे कहीं ना कहीं और लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। अब पता चला मेरा हेल्पर सवेरे 8 बजे मेरे पास खड़ा कि नहीं साहब, हमको तो आज मैं अभी दैनिक क्रियाओं में नहीं लगूंगा, मैं तो 11 बजे लगूंगा। तो क्या कोई ज़रूरी है कि वो 11 बजे तक मेरे साथ रुके? इसलिए हर व्यक्ति को, एक दिव्यांग व्यक्ति को और ऑफिस के सभी कर्मचारियों, सरकारी नौकरों को, यहाँ तक कि देश पर राज करने वाले हमारे राजनेताओं को, अगर वो संयमित जीवन नहीं जी रहे तो न उनके कारण उनके सबऑर्डिनेट, उनके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं और उनके नीचे काम करने वाले लोगों के काम से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं, उन सभी क्षेत्रों की तरक्की बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगी। सोचिए, अगर देश का राजनेता अगर आलस दिखा दे
और वो कहे नहीं आज तो मैं आराम करूँगा, 11 बजे से पहले नहीं काम देखूँगा, कोई किसी फाइल पर साइन नहीं करूँगा, इतनी बड़ी परेशानियां चल रही हैं, मैं महामारी पे कोई बैठक नहीं लूँगा, तो क्या देश इस तरह इन महामारी से बच पाएगा? क्या देश कोई तरक्की कर पाएगा? हमको काफ़ी हद तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए कि वो इस उम्र में भी सुबह 4 बजे करीब उठ करके 6 बजे करीब प्रातःकाल के समय वो बैठक लेने का दौर चालू कर देते हैं। यह सोचिए कि इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा अधिकारी, देश का एक तरह का मुखिया, अगर वो एक नियम से बना है कि 4 बजे उठ के रात के 12 बजे तक का वो काम करता है, उसकी भी दिनचर्या एक सेट है, तो हमारी और आपकी क्यों नहीं सेट है? हम लोग तो कोई पशु तो कोई है नहीं कि जब मन चाहा खा लिया, जब मन चाहा तो दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो लिए और जब मन चाहा तब सो लिया। इसलिए साथियों, एक सीधा सा संदेश कि हमको और आपको सभी लोगों को अनुशासित रहने की बहुत ज़रूरत है। देश की तरक्की के लिए, अपनी शारीरिक शुद्धता के लिए, अपनी आध्यात्मिक शुद्धता के लिए अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो ये तरक्की कभी संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेने से पहले मैं विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्रा जी से लेकर सभी सक्रिय और साधारण सदस्यों के साथ दिव्यांगम चैनल के लगभग 38,000 हमारे व्यूवर्स और 1100 सब्सक्राइबर की तरफ से और दिव्यांगम चैनल के अंतिम दर्शक तक मैं सभी लोगों का एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार से, इज्जत से, सम्मान से आगे बढ़ाया है। और यही प्यार, यही सम्मान न केवल प्रवीण सिन्हा के वीडियो को, बल्कि हमारे हुसैन रज़ा नकवी, हमारे मिश्रा जी, हमारे सुधा चक जी, रिजवान भाई, इन सभी लोगों के एक एक एपिसोड को आप लोग इसी प्यार और तल्लीनता से देखें। धन्यवाद।